Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 2nd which was held on 23rd Feb 2025. Let us start with question number first question of physical chemistry and which is question number 3. Which one of the following cannot act as an oxidizing agent? वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। मतलब एक सिंपल सा फंडा ये देखना था कि कौन खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहला ही ऑप्शन समझ में आ रहा था कि आई नेगेटिव तो रिड्यूस नहीं हो सकता, ये -1 के स्टेट में है और ये फर्दर अब तो इससे नीचे नहीं जा सकता, तो आंसर हम फर्स्ट करेंगे। बाकी सब आप देख लें, सल्फर 0 के स्टेट में है, ये +5 के स्टेट में है और ये +6 में है। तो ये तो दोनों बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में ही आ रहे हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, बाकी सब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप बोर्ड पे। A metallic chloride contains 45% metal. Calculate equivalent weight of the metal. अगर हमसे कोई इक्विवेलेंट मास पूछता है तो हमको बस ये करना होता है इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दैट। हम ये लिख सकते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड, और कहा जा सकता है ये बराबर है इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। तो अभी ये छोड़ के हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। से 100 ग्राम मेटल क्लोराइड, तो उसमें 45% मेटल है, मतलब 45 बाई ई इज जस्ट इक्वल टू 55 ग्राम क्लोरीन और डिवाइडेड बाई 35.5। तो ई हमारा इधर से आ जाएगा 35.5 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 55। तो 35 से थोड़ी छोटी वैल्यू और हमारे पास आंसर सॉल्व करके 29 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो आंसर सेकंड इसका हमें कर, सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन के बराबर करना था और आंसर मिल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बोर्ड पे। The electron in the hydrogen atom undergoes transition from higher orbit to orbit of radius 211.6 picometer. किसी हायर ऑर्बिट से इस रेडियस में आया है जिसका रेडियस 211.6 नैनोमीटर है और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा जा सकता है 0.529.53 इंटू n स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, h एटम की बात कर रहा है। तो अब अगर हम इस यूनिट में बात करें 0.529 इंटू एन स्क्वायर की यूनिट की बात में, तो ये हमारा वैल्यू जो आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। पिकोमीटर में अगर आप करेंगे तो 52.9 हो जाएगा, मतलब r कैन बी रिटन एज -2, उधर और कर दिया तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन एज 211.6 एंड 52.9 इंटू एन स्क्वायर, एन कम्स आउट टू बी 4 गुना है लगभग, तो 4 का रूट एंड दैट इज 2। तो कहीं से भी सेकंड में आना इस बामर सीरीज, फर्स्ट में आना लाइमन सीरीज, तो आंसर इसका हमें कर देना चाहिए सेकंड। आपको पता है बामर सीरीज, बामर लाइन्स उसको कहते हैं जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3D एंड 4p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। आपको पता है कि रेडियल नोड जो होते हैं बच्चे वो बराबर होते हैं n-l-1 के। तो 3D के लिए अगर हम काम करें तो 3D के लिए n-l-1 अगर हम करते हैं तो n की वैल्यू हो जाती है 3, l की वैल्यू 2, -1 ये 0, और 4p के लिए अगर हम करते हैं तो 4 -1 एंड दैट इज 2, तो 0 एंड 2 सेकंड ऑप्शन हमको मिल जाता है। आपको रेडियल नोड और आप एंगुलर नोड दोनों का पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ये।
11th के बाद देखें अब 12th, एडिंग अ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज राइट स्टेटमेंट। अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, सही बात। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथवे with lower activation energy allowing more reactant molecules to overcome the energy barrier and participate। सही बात, यही तो एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम इसका आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर 1 करते हैं 12th का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16th, ionic conductance is given like 74, 50, 73 centimeter square per ohm per equivalent. Lambda E is given and question is what is equivalent conductance of COOK at infinite dilution। तो ठीक है भाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सबको जोड़ देते हैं जितने आयंस हैं। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं COO नेगेटिव का जो लैम्डा होगा E और प्लस लैम्डा E ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा E ऑफ पोटेशियम आयन अगर हम जोड़ दें तो ये हमको लैम्डा मिल जाएगा COOK का। तो आप बस इनको जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू आ जानी है 74 प्लस 50 प्लस 73, बस ऐड किया 7 5 12 7 19 और 19 और इधर 4 3 7 197 फर्स्ट आंसर करते हैं। तो 16th का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये भी सिंपल, आपको पता है कि लैम्डा ई अगर पूछा है, डेटा लैम्डा ई का है तो बस जोड़ देना होता है। हाँ, अगर लैम्डा एम होता तो हम नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। फिलहाल तो लैम्डा एम लैम्डा ई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि सबके नंबर 1 है। हाँ, यहाँ वैलेंसी इंपॉर्टेंट होता, चूंकि लैम्डा ई है तो इतना सब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस ऐड करना था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी हैज टोटल वेपर प्रेशर पी सॉल्यूशन दिया है। जो आपको पता है कि पीएस जो होता है बच्चे वो पी नॉट ए काई ए और प्लस पी नॉट बी काई बी होता है। इसको 1 माइनस काई ए ले लें क्योंकि काई ए के फॉर्म में बात कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पी नॉट ए काई ए और प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए। हमें समझ में आता है बच्चे कि अगर हम पी नॉट बी इधर ले लें तो प्लस काई ए हो जाएगा और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा। अब ये हमारा पी एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पीटी लिखा हुआ है, यहाँ 250 है और यहाँ -110 काई ए लिखा हुआ है। तो अब आपको पता है कि पी नॉट बी कितना हो जाना है और पी नॉट ए कितना हो जाना है। आपको पता है कि भाई अगर हम यहाँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर दें तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि पी नॉट बी की वैल्यू 250 हो गई, ये तो दिख रहा है। तो पी नॉट बी इज 250 और हमें पता है कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज एक्चुअली -110। तो हमको यहां से मिल जाएगा पी नॉट ए की वैल्यू 250 माइनस 110 एंड दैट इज 140। तो पी नॉट ए 140, पी नॉट ए पी नॉट बी रेस्पेक्टिवली। तो पी नॉट ए 140 एंड पी नॉट बी 250। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर का, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, लेकिन ये आपका राउल्ट्स लॉ से हो जाना था। ये भी सिंपल था। तो होप आपने ये सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 देखें आप। 22 इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर इज दिस 2.80 एंड 698 केल्विन 10 का पावर -2 करके दिया हुआ है। दिख रहा है ये वैल्यू घट गई टेम्परेचर बढ़ाने से। आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं और K की वैल्यू डिक्रीज कर रही है मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो आंसर इसका हमें करना चाहिए फर्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से आपको रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पूछा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखें आप।
The dissociation constant of two acid Ha1 and Ha2 are given. The relative strength of the acid. आपको पता है बच्चे कि relative strength जो होता है acid का, relative strength of two acids वो कंपेयर किया जाता है acid 1 डिवाइडेड बाई acid 2 अगर हमसे कोई कहता है तो ये concentration of H positive from acid 1 divided by concentration of H positive from acid 2 and that is under root K1C1 under root K2C2 ऐसा लिखेंगे। और सिंस कॉन्सेंट्रेशंस आर नॉट गिवन तो C1 इज इक्वल टू C2 मानेंगे हम एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ में K1 बाई K2 कर देंगे। तो इससे हमको आ जाएगा एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो ये वैल्यू हो जाती है 3.14 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 1.96 इंटू 10 का पावर -5 रूट, ये लगभग 2 है और ये 32 के आसपास 31.4 है। अगर हम 10 का पावर -5 लिखें तो ये आ जाता है रूट 16:1, तो ये 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा 27th का सेकंड। इसमें गलती की जगह होती है, K से हम स्ट्रेंथ तय करते हैं लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हमें न्यूमेरिकली कोई पूछता है तो अंडर रूट K इंटू C का रेशियो लेना चाहिए, मतलब बेसिकली H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेना चाहिए आपको। तो सही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सेकंड होगा। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप। A buffer solutions resist changes in pH upon addition of small amounts of acid or base। सही बात है, अगर हम थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डालें तो pH के लिए रिलक्टेंट हो, pH चेंज ना होने देना चाहे, यही तो पहचान है बफर सॉल्यूशन की। तो पहला तो सही है भाई। बफर सॉल्यूशन कंटेन अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस or a weak base and its conjugate acid that can neutralize the added acid or base maintaining pH within a narrow range। सही बात है। एक्चुअली में ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सॉल्यूशन उसको कंपनसेट करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव को वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ले जाता है। तो ये दूसरा सही जवाब है, मतलब बफर का ये पहला भी सही और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन भी सही। तो आंसर both A and R are true and R is correct explanation of A। आंसर 4th करना चाहिए हमें 28th का। बफर का डेफिनेशन ही है, होप आपने ये भी सही किया हो। आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, सेम टेम्परेचर पे। एक्चुअल में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम बच्चे कहते हैं जिसमें पाई सेम हो, और पाई सेम होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर के अलावा आई फैक्टर भी है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, मतलब अगर ये सेम सॉल्यूट की बात करता, फॉर द सेम सॉल्यूशन फॉर द सेम सॉल्यूट, तब तो ये बात सही होती। लेकिन अब सोडियम क्लोराइड का 0.1 मोलर एट टी टेम्परेचर और ग्लूकोज का 0.2 मोलर आइसोटोनिक होगा, क्योंकि NaCl 2 आयन में टूट सकता है, तो इसलिए I भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो गलत हुआ। सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक, दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। तो ये सही है, ये गलत है, ऐसा आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड आंसर हमें करना चाहिए 30 का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमें थर्ड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 34 देखें आप बोर्ड पे। 34 क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 220 ओम एट 298 केल्विन यूजिंग कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट 0.88 पर सेंटीमीटर। लैम्डा ई पूछा है बच्चे, आपको पहले तो G स्टार इज इक्वल टू आर के लगा के के निकाल लेना चाहिए एंड दैट इज G स्टार बाई आर एंड एज पर क्वेश्चन G स्टार इज गिवन 0.88 पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 220, तो ये साइमन पर सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अब आपने लैम्डा ई निकाल लेना है, दैट इज के बाई नॉर्मेलिटी, ऊपर 1000 करना होगा क्योंकि पर सेंटीमीटर का डाटा था, तो के की वैल्यू हमने रख देनी है 0.88 बाई 220 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी इज गिवन एज 0.01 इंटू 1000, ये करना है। तो ये समझ में आता है 880 आ गया भाई, और यहाँ 2.2 आ गया,
तो 2.2 से 4 टाइम्स ये 400 आ जाएगा हमारे पास। तो 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट या मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो आंसर फर्स्ट समझ में आता है 34 का। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। पर ओम को हम मो भी कहते हैं, मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट ये यूनिट हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप ये कर पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखें आप। In a gaseous reversible reaction N2O2 plus heat, if pressure is increased, then the equilibrium constant would be। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू पे, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती। मतलब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें, कैटलिस्ट डालें, नर्ड गैस डालें, कुछ भी करें, K की वैल्यू सेम ही रहती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड होगा। तो आंसर हमें फर्स्ट करना चाहिए 39 का। ये भी सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखें आप। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर Qp इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको पता है बच्चे कि ये जो Qp होता है ये बराबर होता है Qv प्लस डेल्टा NgRT, और ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब Qp बड़ा हो सकता है Qv से, बराबर हो सकता है, ये आपने पढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। कंबशन रिएक्शन आर इनवेरिएबली अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये भी गलत बात है। हर बार कंबशन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी गलत है। तो आंसर हमें इसका ये भी इनकरेक्ट। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स करना चाहिए। 40 का आंसर 4 समझ में आता है। ये भी सिंपल थर्मोडाइनमिक्स का एक थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हैं आप। डेल्टा H डेल्टा U के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि Qp बोले तो डेल्टा H होता है बच्चे, और Qv का मतलब होता है डेल्टा U। तो इनका रिलेशन है ये सिंपल है, आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें आप। T1/4 can be taken as the time taken for the concentration of reactant to drop to 3/4 of its initial value. If the rate constant for first reaction is K, T1/4 can be। तो हम T1/4 निकाल सकते हैं बच्चे, दैट इज 2.303 या टी हाफ क्यों, हमको K की वैल्यू चाहिए, T1/4 चाहिए उस टर्म में, तो वही निकाल लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। T1/4 कैन बी रिटन एज 2.303। आंसर K के टर्म में लाना है तो K रहने दिया, log 1/3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। 2.303 बाई K log 4/3 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, 0.6 लेते हैं हम लोग। log 3 की वैल्यू 0.477 होती है, 0.48 आप अप्रॉक्स ले सकते हैं। तो 0.6 से 0.48 घटा लिया, 2.303 बाई K और इनटू log 4 इज 0.6 बच्चे, और log 3 इज 0.48, डिफरेंस इज अप्रॉक्स 0.12, तो यहाँ हमने रख दिया 0.12। तो ये हमें समझ में आता है कि 2.3 से थोड़ा ज़्यादा 0.29 ये ठीक है। तो आंसर थर्ड कर देते हैं, 49 का थर्ड अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ किया है, तो इतना चलता है अप्रॉक्सीमेशन। ये था केमिकल काइनेटिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन। तो होप आपने ये भी सही किया हो। 42 तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बहुत सिंपल पेपर था। होप आपने सबने बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।